Network. A network is defined as a group of two or more peripheral devices linked together. For example, cable TV network, radio networks, landline telephone communication system, and of course, internet. We can see these all are examples of network. Now let's learn about computer network. What is computer network? A computer network is a simple connection between two or more computers interacting with each other. Generally, these computers are called nodes, and the medium communicating them is called communication channel. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के इंटरकनेक्शन को नेटवर्क कहा जाता है। एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस भी एक नेटवर्क में अटैच किए जा सकते हैं, जैसे कि फ़ोन, फैक्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर कैन बी अटैच्ड इन अ नेटवर्क। तो ये सारे अलग अलग डिवाइसेस, कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस जो नेटवर्क में ऐड होते हैं, इनको हम जनरली नोड्स कहते हैं। और ये सारे डिवाइसेस जिस मीडियम के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं वो मीडियम कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। नेटवर्क फॉर्म करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स कैन बी शेयर्ड बाय द यूज ऑफ नेटवर्क। सो वी फॉर्म नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ storing information and sharing information. There are some new terms in the definition of network, that is protocol, nodes. These are explained in this slide. Network characteristics. नेटवर्क की चंद खसूसियात हैं वो इसमें हम डील करते हैं। There are three main characteristics of a network, that is protocol, architecture and topology. First is topology. What is topology? The geometric arrangement of a computer system is called topology. That means अगर हम नोड्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, अगर उन नोड को हम एक इमेजिनरी लाइन के साथ कनेक्ट करें तो एक तरह का ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है। वो ज्योमेट्रिकल शेप टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क में किस किस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स अलाउड हैं ये हम इस पिक्चर की मदद से देख पाते हैं। देखो, टोपोलॉजी में फर्स्ट टोपोलॉजी है बस लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ जितने भी नोड कनेक्ट होंगे, यहाँ तो एग्जांपल के लिए 4-5 नोड्स दिखाए गए हैं, इससे कहीं ज़्यादा नोड्स जो है अटैच किए जा सकते हैं। एंड दीज नोड्स में बी कंप्यूटर एंड एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। बस टोपोलॉजी में क्या होगा, जितने नोड्स हैं वो लीनियर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। देयर विल बी अ कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। ऑल नोड्स शेयर देयर data and information through the common channel. Next is hybrid topology. Hybrid topology में जितने nodes हैं वो सब एक दूसरे के साथ connected हैं. That means each node can transmit its data individually. They doesn't require any common transaction line or any common server. Third is ring topology. Here we can see that all the nodes are connected in a ring-like shape. In mesh topology, a group of node is connected with another group of node with a server. तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है जिससे कि स्टार, हेयर अ सेंट्रल सर्वर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नोड्स। जस्ट लाइक ट्री में क्या होगा, एक पेरेंट नोड होगा और उसके साथ ब्रांचेज नोड अटैच होंगे, फिर वन पेरेंट नोड और उसके साथ अलग अलग तरह के ब्रांचेज अटैच किए जा सकते हैं। ये हुआ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। जब हम नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो नोड्स
किस तरह का शेप फॉर्म कर ले रहे हैं, उस शेप के हिसाब से कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं। सेकेंड इज प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? Protocol is the simple set of rules and regulations to be followed by all the nodes connected in a computer network. एक नेटवर्क में जितने नोड्स अटैच होते हैं they must follow some strict rules and regulation. These regulations are called protocol. Next last characteristic is architecture. आर्किटेक्चर क्या हो रहा है? नेटवर्क के यहाँ दो खास आर्किटेक्चर हैं। वन इज़ पीयर टू पीयर एंड अनदर इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दोनों किस तरीके से हैं? फर्स्ट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर all the nodes are connected with a central server node. That means the nodes cannot communicate with each other personally. They had to send their request to the server and server will appropriately respond them. If a single node wants to communicate with another node, he or she will send her data to the server and server will provide the data to another node. Just like any other telephone communication, cable network, यहाँ हम देख सकते हैं कि नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं बल्कि वाया सर्वर के थ्रू से ये कम्युनिकेशन लिंक बनता है। इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, अगर सर्वर किसी वजह से फेल हो जाता है तो बाकी जितने नोड्स हैं या पूरा आर्किटेक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सेकेंड आर्किटेक्चर इज पीयर टू पीयर मॉडल. Here we can see that all the nodes are individually connected. जितने कंप्यूटर नोड हैं वो इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं. There is no server. Each and every node can communicate with another personally. इसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ कोई सर्वर नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो दूसरे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू से डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है. अगर एक नोड पर्सनली ख़राब हो गया तो बाकी सिस्टम जो है एज इट इज़ काम कर सकता है. बट देयर इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. ये पीयर टू पीयर मॉडल फिज़िकली बनाना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा अगर नोड्स होंगे तो विद अ लॉट ऑफ नोड्स पीयर टू पीयर मॉडल कांट बी फिजिबल. इतना सारा इंटरकनेक्शन बनाना, एक सिंगल नोड जितने ज़्यादा नोड होंगे उन सब के साथ लिंक प्रोवाइड करना, ये फिज़िकली इम्पॉसिबल लगता है फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ नोड्स. सो हेयर वी कैन सी द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क. वन इज़ टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर. नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क. एक नेटवर्क बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना होगा. बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट नेटवर्क में ऐड किए जा सकते हैं, बट देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क. फर्स्ट इज टर्मिनल. व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल इज एनी टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट यूजेज डेटा ट्रांसमिशन लिंक. दैट इज एनी टाइप ऑफ डिवाइस दैट ट्रांसमिट and receive data is called terminal. In simple language we can say that the nodes are called terminal. जितने nodes होते हैं वो सब एक terminal के हिसाब से काम कर रहे हैं. So the definition is terminals include video display terminals and other end user workstation. Any input or output device that uses a network to transmit or receive data is a terminal. Next component is telecommunication processor. We are already aware with the term processor. Central processing unit. कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर हम लोग देखते ही हैं, हमेशा रह रहा, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और कभी कभी हम लोग एनालॉग और डिजिटल इंटरकनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. तो प्रोसेसर क्या करता है? यूज़र जो काम करता है, हम लोग एनालॉग डेटा को लेकर काम करते हैं और कंप्यूटर डिजिटल डेटा को लेकर काम करता है. But computer easily understand our analog data because there is a processor which converts digital to analog and analog to digital conversion. So processor is an important part. Just like that, telecommunication processor is also an important part of network.
ये क्या करता है, डाटा ट्रांसमिशन में रिसेप्शन को डाटा रिसीव करता है और सेंड करता है इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। दैट मीन्स जब अगर हमको अपने टर्मिनल से कोई डाटा सेंड करना है, कोई सिग्नल सेंड करना है, तो वो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रू आउट द मीडियम वह एनालॉग फॉर्म में रहता है, और जहाँ जिस नोड या जिस टर्मिनल पर वो सिग्नल रिसीव होता है वहाँ का प्रोसेसर उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करके यूज़र के सिस्टम के ऊपर उसको प्लेस कर देता है। दैट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर्स are the devices that support data transmission and reception between terminals. They convert data from digital to analog and vice versa, code and decode data, and control accuracy and efficiency of data. There are some examples of telecommunication processors like modems. We are already aware about the term modem, modulation, demodulation, multiplexers, front-end processor, etc. Next component is telecommunication channels and media. Of course, जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेंगे, there must be a medium to carry the information और सिग्नल। तो ये मीडियम क्या है, किस मीडियम के थ्रू से हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो there are two types of medium, एक है गाइडेड मीडियम और दूसरा है अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम दैट मीन्स केबल कनेक्शन। विद द यूज़ ऑफ केबल वी कैन फॉर्म अ नेटवर्क। जितने भी नोड्स एक नेटवर्क में हैं उन सबको फिजिकली केबल के ज़रिए कनेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग का लैंडलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम का जब सिस्टम बनता था उस वक्त जितने भी टेलीफोन सर्विसेज थे, जितने भी टेलीफोन नोड्स थे, वो सब वायर के ज़रिए, केबल के ज़रिए अटैच होते थे। सेकेंड इज़ अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम यहाँ कोई फिज़िकल केबल नहीं है बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा वाया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो ये अलग अलग चार टाइप के माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है जिनके ज़रिए हम वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग जो मोबाइल सिस्टम में देख रहे हैं वहाँ किसी तरह का वायर कनेक्शन नहीं है, ये वायरलेस वेज में हम लोग अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। केबल के ज़रिए पूरा नेटवर्क फॉर्म किया जा सकता है, सारे नेटवर्क्स को केबल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट देयर आर स्पेशलाइज केबल्स, स्पेशल टाइप ऑफ केबल्स। व्हाट आर दीज? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल and optical fiber. These are three types of cable that are generally used to form a network. इसके अलावा हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन भी बना सकते हैं। वहाँ पर जैसा कि बताया गया माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके हम एज अ मीडियम नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। Next is computers. Network interconnect computer of all sizes and type to carry out their information processing assignments. For example, network server, mini computer, microcomputer, any type of large or small computers are attached in a network to control and transmit data. Next is telecommunication software. Telecommunication softwares are programs which reside in host computers to control telecommunication activities. Just like any other application program, we have to install some special softwares. That softwares are called telecommunication software. These softwares support network activities or transmission activities. Just like we install Paint, जिस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर में अकॉर्डिंग टू द नीड पेंट, ऑडियो डिवाइसेस के लिए प्लेयर या फिर दूसरे गेम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड जिस तरह का हमें काम होता है उससे रिलेटेड हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से नेटवर्क मतलब डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में डाटाज आते हैं। यूज़र या टर्मिनल किस फॉर्मेट में डाटा सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर या एप्लीकेशन लेवल सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल सपोज़ कर लो कि मैंने एक फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन में बनाया, 2010 वर्जन में बनाया। अब मैं उसे किसी दूसरे यूज़र को सेंड करना चाहती हूँ। वो फ़ाइल उस यूज़र के पास अगर ट्रांसमिट हुआ और अगर उसके पास सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड 2010 अगर हुआ, तो ही वो एप्लीकेशन उसके इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से खुल पाएगा, अदरवाइज़ द फाइल कैन नॉट बी लोडेड। तो इसके लिए अब हम अपना डाटा जो सेंड कर रहे हैं, तो हम बाकी टर्मिनल का तो हार्डवेयर कनेक्शन नहीं देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी नहीं देख रहे हैं कि दूसरे टर्मिनल के पास किस टाइप का हार्डवेयर है और किस तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो हमारे फाइल को अपलोड कर पाएंगे यानी या लोड कर पाएंगे यानी। तो टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हम लोग डाटा सेंड करते हैं वो जनरली HTML फॉर्मेट में या XML फॉर्मेट में होता है, जो कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से खुल जाएगा। तो अगर हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रिसीव एंड decode transmitted information in appropriate format. For example, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में जो सर्वर कंप्यूटर बनाया जाता है जो कि सारे नोड को हैंडल कर रहा है, उसमें हमको जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड अलोन तो नहीं है, जो अपने पार्ट्स को नहीं देख रहा है बल्कि डिफरेंट नोड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो उस वक्त हमें वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से इंस्टॉल करना होगा। अगर हम एज अ टर्मिनल काम कर रहे हैं, एज अ नोड काम कर रहे हैं, तो हमको अपने नोड में अपने होस्ट कंप्यूटर में सम वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना होगा। वेब ब्राउज़र्स आर द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ फाइल। तो वेब ब्राउज़र में हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के ज़रिए नेटवर्क रिलेटेड फाइल्स आसानी से ओपन हो जाते हैं। उसी तरीके से FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड मैसेजिंग प्रोग्राम्स लाइक मेल एंड एनी अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग सर्विस। तो these are the programs which helps to convert data received through network. Here are some examples of web browser. Here are some advantages and disadvantages of network. फर्स्ट, अगर हम देखें तो नेटवर्क के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फाइल और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो अगर एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है तो हम अपने फाइल्स और हार्डवेयर को आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम अपने फ़ाइल को नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क स्टोरेज इस्तेमाल करें, जैसा कि हम जानते हैं कि ईमेल का अपना एक स्टोरेज सर्वर सिस्टम है, हमारे पास ऑनलाइन कुछ ड्राइव के सिस्टम मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, हमारे फिज़िकल डिवाइस के स्टोरेज को कम कर देते हैं। तो बहुत सारे डाटा, इम्पॉर्टेंट डाटा जो हम चाहते हैं कि किसी भी टाइम पर आसानी से एक्सेस किए जा सकें, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने मेल में या ड्राइव में सेव कर लेते हैं। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम अपना डिवाइस पर्सनली उस टाइम पे हैंडल नहीं कर रहे हैं तो किसी भी दूसरे डिवाइस के ज़रिए लॉगिन करके हम अपने फ़ाइल या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस ये हमारे फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस को भी कम कर देता है। फिज़िकल स्टोरेज की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम अपने डाटाज़ को ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस स्टेप बाय स्टेप बताए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग इससे प्रैक्टिकली अवेयर हैं। फर्स्ट इज़ फाइल शेयरिंग। वी कैन ईज़िली शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट यूज़र्स or access it remotely if we keep it on connected devices. Second is resource sharing. Using network connected peripheral devices like printers, scanners and copiers can be shared easily, as well as many type of software can also be shared. तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे कॉस्टली हार्डवेयर या कॉस्टली सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करके उसको ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरे
नोड्स जो हैं जिनके साथ वो हार्डवेयर अटैच है उनको हम अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग देम पर्सनली। नेक्स्ट इज शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमारे नोड जो है नेटवर्क के साथ अटैच हैं तो हम एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल डेली यूज़ में हम देखते हैं कि मोबाइल में जो हम लोगों के पास नेटवर्क के सर्विसेज हैं उनको हम आसानी से हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के ज़रिए दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक मेजर यूटिलाइजेशन हुआ कि एक इंटरनेट कनेक्शन को हम लोग आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ नोड में कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं हॉटस्पॉट के ज़रिए, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। तो अगर हमारे नोड वायरलेस नेटवर्क की मदद से अगर हम बना पा रहे हैं तो रिसोर्स और फाइल के अलावा दूसरे कनेक्शन को भी शेयर किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम नेटवर्क का ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क का स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें अपने डाटा का फिज़िकल स्टोरेज हमारा कम हो जाएगा। बहुत सारे फाइल या इन्फॉर्मेशन जो हम लोग अपने कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, उसे अगर हम अपने ड्राइव में स्टोर करके रख लें तो रिमोटली हम उसको एक्सेस भी कर पाएंगे और हमारा फिज़िकल स्टोरेज भी कम हो जाएगा। Next is, of course, it improve communication so that suppliers, staff and customers can easily share information and get in touch more easily. Cost benefits of computer networking. जैसा कि बताया कि फ़ाइल रिसोर्स शेयरिंग करके या स्टोरेज को मिनिमाइज़ करके हम लोग अपने कंप्यूटर का कॉस्ट कम कर सकते हैं। उसी तरीके से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, अगर हम अपना एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाएं, एक सर्वर बनाते हैं, जैसा कि हम लोग इंटरनेट में देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, वहाँ से सारे क्लाइंट अपना डेटा हैंडल करते हैं। तो एट अ मोमेंट बहुत सारे लोग अगर एक इंफॉर्मेशन सेंट्रली रखा जाए और उसके साथ 100 या 1000 नोड्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो 100 and 1000 नोड्स इंस्टीड ऑफ डाउनलोडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू देयर हार्ड डिस्क कैन एक्सेस थ्रू सेंट्रल डेटाबेस। जैसा कि हम लोग नेटवर्क में या इंटरनेट कनेक्शन में देखते हैं कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, हम उन सबको अपने कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके नहीं रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज़, जब हमारे पास कनेक्शन अवेलेबल होता है तो हम उसको एक्सेस करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसको वहाँ रहने देते हैं और आसानी से बहुत सारे लोग उस सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो दिस इज़ अ कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम, that is storing information in one centralized database can help to reduce cost and drive efficiency. Next is of course reduce errors and improve consistency. central database में अगर डाटा रहेगा तो वो एक बंदे के ज़रिए हैंडल होगा और उसकी एक्सेसिंग में एरर कम आएगा और कंसिस्टेंट भी रहेगा। By having all staff work from a single source of information, it improve consistency. There are also some disadvantages of network. What are these? It lacks independence. Second disadvantage is of course security difficulties. Hacking, बहुत सारे नोड्स अगर एक साथ कनेक्टेड हैं तो अगर कोई एक वन नोड जो है इल्लीगल दूसरे नोड का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या उसको हैक करके कोई दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ सिक्योरिटी डिफ़िकल्टी। अगर हम नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड नहीं होते तो हमारे जितने इन्फॉर्मेशन हैं वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर में हमारे पास होते हैं, लेकिन जैसे ही हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बहुत सारे ड्राइव ऑप्शन भी शेयर हो जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिस्क है कि अगर कोई यूज़र चाहे तो दूसरे की इंफॉर्मेशन या फाइल्स को मिसयूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लैक रोबस्टनेस, दैट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स मेन सर्वर ब्रेक्स डाउन। अगर किसी वजह से नेटवर्क का हमारा मेन सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बस टोपोलॉजी के ज़रिए है, अगर मेन लाइन डिसकनेक्ट हो गई, रिंग टोपोलॉजी में है, अगर कोई एक नोड ख़राब हो गया पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। स्टार में है, अगर सेंट्रल हब ख़राब हो गया तो बाकी सारे नोड्स काम नहीं करेंगे। दैट इज़ अ डिपेंडेंट सिस्टम।
तो अगर एक नेटवर्क सर्वर ख़राब हो जाता है, सर्वर अगर प्रोवाइडर ख़राब हो गया, तो बाकी सारे सिस्टम जो है स्टैंड अलोन हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर वायरसेस एंड मालवेयर। ऑफ कोर्स कंप्यूटर वायरसेस हैं, बग्स हैं, दीज आर अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स दैट करप्ट आवर सिस्टम। तो नेटवर्क का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर वायरसेस और मालवेयर के बारे में भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। एंड लास्ट इज़ रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर। पूरे नेटवर्क सिस्टम को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा फॉर हैंडलिंग दीज सिस्टम्स। तो दिस रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर। इसके लिए हमको एक अलग से सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, किसी एक पर्सन को हायर करना होगा जो कि पूरे सिस्टम को मेंटेन करे। दैट रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो दीज आर ऑल सब डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेटवर्क हम जब बना रहे हैं तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क, दैट इज़ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। तो जब हम किसी तरह का मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं, वायर केबल और वायरलेस, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि वो चैनल और मीडियम किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि चैनल अगर हम मीडियम बना रहे हैं तो उसमें हमारा डाटा किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जब हम एक चैनल या मीडियम बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज़ बैंडविड्थ। What is bandwidth? Bandwidth is the maximum rate of data transfer across a given path. सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ जो है मैक्सिमम डेटा एक सेकेंड में या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। ये ट्रांसमिशन ऑफ डाटा डिपेंड करता है कि उस चैनल या मीडियम का बैंडविड्थ कितना है। बैंड मीन्स फ्रिक्वेंसी रेंज। तो जब हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहाँ हम लोगों का जो एनालॉग सिग्नल है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के ज़रिए ट्रांसमिट हो रहा है। अब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के ज़रिए तो हम डाटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो कुछ फ्रिक्वेंसी का ग्रुप, दैट मीन्स लोअर एंड हायर फ्रिक्वेंसी का ग्रुप एक बैंड बनाता है। तो हम बैंडविड्थ को इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट अटेनेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए चैनल। एक चैनल कितना लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से लेकर के, सपोज़ अगर एक चैनल 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज़ तक के बीच का फ्रिक्वेंसी वेव इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। तो ये हुआ बैंडविड्थ। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बैंड होगा, उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र का रेट भी बढ़ जाएगा। बैंडविड्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज़, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, बिकॉज बैंडविड्थ इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या है? फ्रिक्वेंसी का ही कलेक्शन है, इसलिए इसका यूनिट फ्रिक्वेंसी के यूनिट के जैसा हर्ट्ज़ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंड्स। वन इज़ नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। जिस तरीके से बैंड है, जैसे कि जितना हम फ्रिक्वेंसी लेवल इस्तेमाल करें उसको लेकर के 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डाटा ट्रांसमिशन रेट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रूपुट। एक सेकेंड में कितना डाटा ट्रांसमिट हो रहा, वो डाटा ट्रांसमिशन रेट कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड, और MBPS, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं? एक सेकेंड में कितना मेगाबिट डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन रेट और थ्रूपुट। नेक्स्ट टर्म दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड, दैट इज़ रिपीटर। जब हम नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें कुछ एडिशनल हार्डवेयर, ये दोनों जो थे बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसमिशन रेट, they are not hardware devices. Repeater is a type of hardware device that used to regenerate or replicate a signal distorted by transmission loss. ट्रांसमिशन लॉस क्या है? जब हम लोग अपना सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम नेटवर्क बना रहे हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस में अपना डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। अगर आसपास में है, घर के अंदर अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो जनरली हम लोग कॉस्टली नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस दैट सिग्नल गेट डिस्टॉर्टेड बाय अदर सिग्नल्स। जैसे कि हमारा एक सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहा, उसके वेस में, उसके रास्ते में अगर कोई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाता है
तो सिग्नल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सिग्नल के अंदर अनवांटेड नॉइज़ आ जाते हैं या फिर सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका पावर कम हो जाता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटरमीडिएट पाथ में हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच करने होते हैं। वो डिवाइसेस रिपीटर कहलाता है। ये क्या करता है, रिपीटर सिग्नल को एक्सेप्ट करता है एंड नोड तक पहुंचने से पहले। जैसे कि मान लो अगर 100 किलोमीटर तक एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा, तो इंटरमीडिएट में हम 20 या 10 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम ऑफ चैनल, किस तरह का मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर है, ऑप्टिकल फाइबर है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जिस तरह का मीडियम होगा उसके ऊपर डिपेंड करके एक सर्टेन डिस्टेंस पर हम रिपीटर अटैच करते हैं। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उसको चेक करता है कि उसके अंदर किसी तरह का नॉइज़, कोई अनवांटेड सिग्नल तो नहीं आया, और अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो वो उसको इन्हेंस कर देता है। तो रिपीटर कैन चेक फॉर द एरर इन अ सिग्नल एंड रिकवर्स इट एंड देन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैनल। और अगर डिस्टेंस और ज़्यादा है तो नेक्स्ट रिपीटर फिर उस सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको चेक करेगा, अगर कुछ लॉस हुआ होगा तो उसको इन्हेंस करके रिकवर करके फिर आगे ट्रांसमिट करेगा। There are two types of repeater, digital and analog repeaters. Analog repeaters frequently can only amplify. Analog repeaters को हम लोग एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, और डिजिटल रिपीटर में दोनों चीज़ें हैं, वो एम्पलीफाई भी कर सकता है और करेक्शन भी कर सकता है। The signal while digital repeaters can reconstruct a signal to near its original quality. अगर किसी सिग्नल का क्वालिटी डिग्रेड हो गया है तो डिजिटल रिपीटर उस क्वालिटी को इन्हेंस कर देगा, ओरिजिनल क्वालिटी तक रिकवर कर पाएगा। Here we can see some pictures of a repeater. Next point that has to be reminded, that is amplifier. An amplifier is an electronic device that can increase the voltage, current or power of a signal. These are used in wireless communication and broadcasting. Amplifier हम लोग जनरली ऐसे भी देखे हैं, साउंड एम्पलीफायर के लिए बहुत सारे हम लोगों के पास डिवाइसेस हैं जो कि हमारे साउंड को, साउंड सिस्टम को या फिर ऑडियो वीडियो सिस्टम को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मीन्स इन्हेंस करना, क्वालिटी को इन्हेंस करना। देयर इज़ नो करेक्शन। अगर हमारा सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका पावर, करंट या वोल्टेज अगर लो हो रहा है तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको पिक करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन ये क्या होगा, अगर उसके अंदर, उस सिग्नल के अंदर उस दौरान किसी तरह का नॉइज़ अगर एंटर कर गया है तो एम्पलीफायर उस नॉइज़ को रिमूव नहीं करेगा। इंस्टीड ऑफ दैट कैन इट इन्हेंसेस द नॉइज़ ऑल्सो। तो अगर रिपीटर है तो वो करेक्ट कर पाएगा, अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर पाएगा। और एम्पलीफायर क्या करता है, सिंपली इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ सिग्नल। अगर सिग्नल ओरिजिनल है तो ठीक है, वो एम्पलीफाई करेगा, और अगर ओरिजिनल नहीं है, उसके साथ नॉइज़ है, तो नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाता है। दैट इज़ एन एनालॉग डिवाइस। एम्पलीफायर इज़ जनरली एन एनालॉग डिवाइस। Here we can see with a graph that blue line indicates original signal. कुछ दूर तक ट्रांसमिट होने के वक्त क्या होता है, ये सिग्नल फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी इसका वोल्टेज, पावर कम हो सकता है। अगर हम इसके इंटरमीडिएट में कोई एम्पलीफायर इस्तेमाल करें तो ये क्या करेगा, इसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर देगा। सपोज ओरिजिनली सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है, एम्पलीट्यूड रेड लाइन में होना चाहिए था और वो डिग्रेड होकर के ब्लू लाइन तक आ गया। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल की क्वालिटी को इन्हेंस करके ओरिजिनल फॉर्मेट में रिप्लेस कर देगा। आज का हम लोगों का बेसिक नेटवर्क का इंट्रोडक्शन यहीं तक था। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेटवर्क का कम्युनिकेशन मीडियम जो हम लोगों ने पढ़ा, मीडियम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब किस किस टाइप के मीडियम है, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास होगा।